तो मूवी की शुरुआत में हम एक वार के दौरान देन और उसके साथियों को पानी में गिरते हुए देखते हैं। यहाँ से 28 साल पहले की कहानी बताई जाती है, जहाँ देन एक हाई स्कूल में बायोलॉजी का टीचर होता है। देन अपनी वाइफ एमी और बेटी मूरी के साथ रहता है। देन को ई रिसर्च लैब में काम करने का इंटरेस्ट होता है, इसलिए उसने आर्मी रिसर्च लैब में जब अप्लाई किया होता है, जिसका आज ही के दिन इंटरव्यू है। देन अपने घर जाता है। आज उसके घर में क्रिसमस पार्टी होती है। तभी देन एमी को इंटरव्यू के बारे में बताता है, जिस पर एमी उससे गुस्सा होती है, क्योंकि वो चाहती है कि देन आज का दिन उसके फैमिली के साथ स्पेंड करे। साथ ही एमी बताती है कि तुम्हारे पिता ने मूरी को क्रिसमस कार्ड भेजा है, जिससे देन को गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपने पिता से नफरत करता है। असल में उसके पिता ने उसे छोड़ दिया था, तब से ही देन उनसे बात नहीं करता है। इसके बाद देन अपने इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है, जिस दौरान उसे कॉल से पता चलता है कि उन्होंने उसको रिजेक्ट करके वो जॉब किसी और को दे दी है। देन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी फाइल को डस्टबिन में डालकर घर के अंदर आ जाता है, जहां वो मूरी के साथ बैठकर फुटबॉल मैच देखने लगता है। जिस दौरान बीच मैच में अचानक एक पोर्टल खुलता है और देखते ही देखते उसके अंदर से बहुत सारे सोल्जर बाहर आते हैं। इन सोल्जर्स की लीडर लेफ्टिनेंट हार्ट भी वहां आई हैं, जो सभी लोगों को बताती हैं कि वो लोग फ्यूचर से आए हैं, जहां 2011 में व्हाइट स्पाइक्स नाम के एलियन और इंसानों के बीच जंग छिड़ गई है और वो इस जंग में हार रहे हैं। अगर ऐसा ही चला रहा तो अगले 11 महीने में पूरी धरती से इंसानों का खत्म हो जाएगा। हार्ट सभी को हेल्प करने का कहती हैं ताकि वो इस जंग में जीत सकें। इस इंसिडेंट के बाद सभी देश उनकी हेल्प के लिए आम लोगों को सेना में भर्ती करके उन्हें फ्यूचर में भेजते हैं, पर फिर भी फ्यूचर वाले दुनिया में इंसानों की आबादी 5 लाख से कम बचती है। साथ ही फ्यूचर में भेजे 50% लोगों के जान गंवाने से अब लोग फ्यूचर में जाने के लिए सवाल उठाने लगता है, जिसके चलते सभी फ्यूचर में जाने के लिए विरोध करने लगते हैं। असल में सभी को सिर्फ 7 दिन के लिए भेजा जाता है। अगर वो 7 दिनों तक वहाँ जिंदा रहे तो वापस स्पेस में आ जाते हैं। इधर मूरी भी इस बात से परेशान होकर रोने लगती है और अपनी माँ को कहती है कि वो कभी भी फ्यूचर में ना जाए। तभी देन वहाँ आता है और मूरी से बात करके उसे शांत करता है। अगले दिन जब देन क्लास में होता है, तब उसके फ़ोन में एक अलर्ट मैसेज आता है। असल में देन को जल्द से जल्द आर्मी रिसर्च सेंटर में आने का कहा जाता है। देन जल्दी से वहाँ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे अब जॉब मिल जाएगी, लेकिन यहाँ आने पर सोल्जर्स उसके हाथ को एक मशीन में डालते हैं। तब देन को पता चला है कि वो लोग उसे फ्यूचर में लड़ने के लिए भेजने वाले हैं। वो देन को ये भी बताते हैं कि उसकी 7 साल में डेथ हो जाएगी। देन उनसे कुछ पूछ पाता, तभी उसके हाथ में एक डिवाइस लगा दिया जाता है ताकि वो लोग देन को ट्रैक कर सकें, और उसे बताया जाता है कि अगर उसने इस डिवाइस के साथ छेड़छाड़ की तो उसे जेल भी हो सकती है। अब देन को 24 घंटे के अंदर अपने पर्सनल काम निपटाने को कहा जाता है, क्योंकि उसके बाद उसे जंग के लिए ट्रेन किया जाएगा। ये सब देन की मर्जी के बिना हुआ था, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी हम एमी को देखते हैं, जो कि एक थेरेपिस्ट है और फ्यूचर से वापस आए लोगों की काउंसलिंग करती है। इसके बाद वहाँ देन आता है और एमी को बताता है कि उसे 2011 में भेज रहे हैं। एमी को पता था कि वहाँ से वापस आना मुश्किल है, इसलिए वो देन को वहाँ जाने से मना करती है, जिस पर देन बताता है कि उन्होंने मेरे हाथ पर ट्रैकर लगा दिया है, इसलिए अब चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकता। जिस पर एमी देन को उसके पिता की हेल्प लेने को कहती है, क्योंकि सिर्फ उसके पिता ही इस डिवाइस को निकाल सकते हैं। इसके बाद वो अपने पिता के पास जाता है, जहां उसके पिता डिवाइस को निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर पुरानी बातों को याद करते हुए दोनों के बीच बहस होने लगती है। इसलिए देन गुस्से में उस डिवाइस को निकलवाए बिना ही वहां से चला जाता है और एमी को बताता है कि उसे जंग लड़ने जाना ही पड़ेगा। ये जानकर एमी बहुत हर्ट होती है, पर देन उससे प्रॉमिस करता है कि वो 7 दिन में वापस आ जाएगा। जिसके बाद वो मूरी को अलविदा कहता है और वहाँ से रिसर्च सेंटर चला जाता है। यहाँ देन के साथ कई लोग फ्यूचर में जाने वाले थे। यहाँ सभी को एक ही ड्रेस दी जाती है और सबको अलग अलग टीम में बांट दिया जाता है, जिसमें देन की टीम का नाम आर फोर्स होता है, जो कि एक रिसर्च टीम है। यहाँ एक लड़की सवाल करती है कि वो टाइम मशीन से पीछे जाकर वार शुरू होने से पहले ही दुश्मनों को क्यों नहीं मार सकते, जिस पर वहाँ बैठा एक ऑफिसर उसे बताता है कि उनकी टाइम मशीन सिर्फ 30 साल का टाइम टेबल कर सकती है, जिसमें वो सिर्फ 2011 में जाकर वहाँ से वापस 2022 में आ सकते हैं। इसके अलावा उन्हें ये भी बताया जाता है कि उनके जो दुश्मन हैं वो कोई इंसान नहीं बल्कि एलियंस हैं। रात होने पर देन अपने दोस्त चार्ली से बात करता है, जिस दौरान इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। तभी लेफ्टिनेंट हार्ट सबको अभी के अभी फ्यूचर में जाने को कहती हैं। अब क्योंकि सबको ट्रेनिंग खत्म करने के बाद वहां ले जाया जाना चाहिए था, पर लेफ्टिनेंट हार्ट का कहना था कि एलियंस ने उनकी रिसर्च लैब पर अटैक किया है, अगर वो लैब तबाह हो गई तो वो वार में हार जाएंगे। इसके बाद सभी को एक जगह पर बुलाया जाता है और फिर एक एक करके उन्हें फ्यूचर में भेजने लगते हैं, जिस दौरान सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है, जिसके कारण वो सभी जमीन पर पहुंचने की जगह आसमान में ही रह जाते हैं और फिर एक एक करके सभी नीचे गिरने लगते हैं। ये वही सीन था जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया था। यहाँ देन और कुछ लोग एक स्विमिंग पूल में गिरते हैं, जबकि बाकी के लोग जमीन पर गिरकर मर जाते हैं। यहाँ के हालात देखकर वो सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि हर तरफ सिर्फ एलियंस थे। इसके बाद हम फ्यूचर की दुनिया की कर्नल को देखते हैं, जो बचे हुए लोगों से कांटेक्ट करती है। वो देन को टीम लीडर बनाते हुए कहती है कि उसे रिसर्च लैब में फंसे लोगों को बचाना होगा। देन अपनी टीम के साथ लैब की ओर निकल जाता है। सभी लैब पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि एलियंस ने सभी लोगों को मार दिया है।
जब कर्नल को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत दुखी होती है और डेन को लैब में रखी हार्ड ड्राइव लाने को कहती है। इन लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है क्योंकि एलियंस लैब में आने वाले थे, जिसके बाद कर्नल डेन को लैब में रखी सभी बायोलॉजिकल मटेरियल भी साथ लाने को कहती है, जिस दौरान वहाँ एलियंस भी आने लगते हैं। इसलिए यहाँ की आर्मी लैब पर बम गिराकर उसे पूरी तरह तबाह करने के लिए निकल जाती है। कर्नल बताती है कि डेन और उसके साथियों के पास सिर्फ 3 मिनट हैं, जिसके बाद लैब को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। पर जब वो लोग लैब से बाहर आ रहे होते हैं तभी एलियंस उन पर अटैक कर देते हैं। ये एलियंस बहुत ही ताकतवर होते हैं और उन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता है। एलियंस के अटैक में डेन कुछ साथी मारे जाते हैं। अब जैसे ही बचे हुए लोग लैब से बाहर आते हैं तब वहाँ बहुत सारे एलियंस आने लगते हैं। इसी बीच वहाँ आर्मी आ जाती है, मगर एलियंस उन्हें जान से मार डालते हैं। कोई रास्ता न देखने पर डैन और बाकी के लोग एलियंस पर शूट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ बम गिराया जाता है, जिससे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सभी एलियंस मारे जाते हैं। साथ ही इस ब्लास्ट के कारण डैन के कई साथी भी मारे जाते हैं और कई घायल हो जाते हैं। अब जैसे ही डैन की आंख खुलती है तो वो एक कैंप में होता है। यहाँ पता चला है कि ब्लास्ट में डैन के अलावा उसका दोस्त चार्ली ही बचा था। जब वो दोनों कैंप के बाहर आते हैं तो उन्हें अपनी टीम का एक आदमी और देखता है, जिसका नाम डोरियन है। डोरियन फ्यूचर में तीसरी बार आया था, इसलिए पूछता है कि क्या तुम मरने से नहीं डरते हो, जिस पर डोरियन बताता है कि उसे कैंसर है और वो सिर्फ 6 महीने ही जीने वाला है, इसलिए उसे अपने तरीके से बची हुई लाइफ जीनी है और घर पर रहने से अच्छा वो लड़कर मरना चाहता है। इसी दौरान वहाँ 2 सोल्जर्स आते हैं, जबकि डोरियन और कीसी को वापस लैब वाली जगह पर जाने को कहा जाता है, क्योंकि चार्ली बहुत डरा हुआ था और वहाँ वापस जाना नहीं चाहता था। दूसरी ओर डैन जब कर्नल से मिलता है तो उसे पता चला है कि वो उसकी बेटी मूरी है। असल में मूरी फ्यूचर में बड़ी हो चुकी थी। डैन उसे कर्नल की पोस्ट पर देखकर बहुत ही खुश होता है और खुशी से रोने लगता है। अब जैसे ही डैन उसे हग करने वाला होता है तब मूरी उसे रोक देती है। साथ ही उसे कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इमोशनल होने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि एक खास वजह से बुलाया है। जब डैन इसलिए पूछता है कि क्यों, तो मूरी उसे वक्त आने पर सब कुछ बताने का कहती है। इसके बाद पूरी डैन को अंदर ले जाती है और फीमेल व्हाइट स्पाइक्स के बारे में बताती है। मूरी का कहना था कि फीमेल एलियन बहुत ताकतवर और गुस्सैल होती है, जो कि जमीन के नीचे अपना घोंसला बनाती है और एलियंस को पैदा करती है। इस फीमेल एलियंस की हिफाजत सभी मेल एलियंस करते हैं और उसकी हिफाजत में अपनी जान तक दे देते हैं। इस मिशन में वो फीमेल एलियन को पकड़कर उसके डीएनए से एक टॉक्सिन बनाना चाहती है, जिससे सभी एलियंस को मारा जा सके। असल में सभी अब तक मेल एलियंस को मार रहे थे, लेकिन फीमेल एलियंस को मार पाना मुश्किल था। अगर फीमेल एलियंस मरी जाए तो फिर और एलियंस पैदा नहीं होंगे और बचे हुए एलियंस को मारकर वो दुनिया को बचा लेंगे। इसके बाद वो सभी उस जगह पर जाती हैं जहाँ फीमेल एलियन जमीन के अंदर रहती थी। इस जगह पर जाकर मूरी डैन को ऊपर ही रहने को कहती है और वो नीचे आकर फीमेल एलियन को पकड़ने लगती है। ये एलियन बहुत ताकतवर होती है और वो अपने मेल एलियंस को आवाज लगाकर उन्हें बुलाने लगती है। कुछ ही देर बाद वहाँ बहुत सारे एलियंस आने लगते हैं। ये देखकर डैन अपनी बेटी को बचाने के लिए नीचे उतर जाता है। आखिर में उस एलियन को पकड़ लिया जाता है और फिर उसे हेलीकॉप्टर से सेंटर में भेज दिया जाता है। पर तभी वहाँ कई एलियंस आ जाते हैं, जिनके अटैक से काफी सोल्जर्स मारे जाते हैं। जहाँ डैन कार को ड्राइव करता है और मूरी एलियंस पर शूट करती है। इसके बाद वो दोनों एक बीच पर पहुंच जाते हैं जहाँ एक भी एलियन नहीं था। इधर मूरी डैन से गुस्सा होकर पूछती है कि हेलीकॉप्टर से नीचे क्यों आया, जिस पर डैन कहता है कि तुम मेरी बेटी हो और तुम्हें खतरे में देखकर ना चुप कैसे बैठ सकता था। यहाँ मूरी डैन को बताती है कि मैं जब 12 साल की थी तब तुम मुझे और मेरी माँ को छोड़कर चले गए थे और फिर कुछ सालों बाद तुम्हारी डेथ हो गई। यही कारण था कि मूरी अभी तक डैन को देखकर खुश नहीं थी। मूरी को रोते देख डैन बहुत दुखी होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने पास में अपनी फैमिली को क्यों छोड़ दिया था। थोड़ी देर बाद वहाँ हेलीकॉप्टर आता है और समुद्र के बीच बने आर्मी सेंटर में ले जाता है। इस जगह को इतना खास बनाया गया था कि कोई भी एलियन वहां ना आ सके। इस जगह पर ही उस फीमेल एलियन को रखा गया था। मूरी उसका ब्लड सैंपल लेकर उसका डीएनए निकालती है। डीएनए चेक करने पर उसे पता चला है कि उसे अभी कई सैंपल लेकर हजारों टेस्ट करने होंगे, तब जाकर एक टॉक्सिन बनेगा। मूरी सभी डीएनए सैंपल्स पर काम करती है, पर उसे अभी तक कोई परफेक्ट डीएनए सैंपल नहीं मिला था। ये सैंपल सिर्फ 60% और 50% तक सीमित होते थे। मूरी पूरी कोशिश लगाकर सैंपल टेस्ट करती है, पर अभी तक उसे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। इसके बाद वहाँ डैन आता है और मूरी को रेस्ट करने का कहता है। आज के दिन डैन को यहाँ 7 दिन हो चुके थे, इसलिए अब उसे वापस 2022 में जाना था। डैन मूरी से पूछता है कि आखिर उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया था, जिस पर मूरी कहती है कि अगर ये टॉक्सिन बन गया तो इसे अपनी दुनिया में वापस लेकर जाना तुम्हारा काम है, क्योंकि यहाँ टॉक्सिन बनाने में काफी वक्त लग जाएगा। पर जब तुम इसे लेकर अपनी दुनिया में जाओगे तो इसे बनाने के लिए काफी वक्त होगा। जब ये टॉक्सिन बन जाएगा तो वो अपनी दुनिया में वॉर को शुरू होने से रोक सकते हैं। इसी दौरान उन्हें डीएनए सैंपल टॉक्सिन 100% होते हुए दिखता है। तभी वो फीमेल एलियन जग जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर सभी मेल एलियंस वहां आने लगते हैं। इनकी तादाद इतनी की कि सबको मारना मुश्किल था। एलियंस बुरी तरह सोल्जर्स को मारने लगते हैं। वहीं डैन और मूरी एक साथ होते हैं, जिस दौरान मेल एलियंस उस फीमेल एलियन को आजाद कर देते हैं। अब डैन को जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचना है जहां से वो वापस 2022 में जाएगा, लेकिन इस जगह पर काफी एलियंस आ चुके थे। दोनों उन्हें मारते हुए आगे बढ़ते हैं कि तभी फीमेल एलियन मूरी पर अटैक करके उसे घायल कर देती है। इसके बाद डैन मूरी को लेकर आगे बढ़ता है। तब टाइम मशीन ऑन हो जाती है। या मूरी डैन से माफी मांगती है और कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। डैन अपनी बेटी को भी पास में ले जाना चाहता था, इसलिए वो उसके पास ही बैठ जाता है। पर तभी वहाँ फीमेल एलियन आ जाती है और मूरी को पकड़ लेती है। डैन उसे बचा पाता है, इसने पहले ही टाइम मशीन द्वारा उसे 2022 में भेज दिया जाता है। यहाँ डैन के साथ चार्ली, डोरियन और बाकी के कुछ लोग भी आए हुए थे। डैन लेफ्टिनेंट हार्ट को वो टॉक्सिन देता और बड़ी मात्रा में बनाकर फ्यूचर में भेजने का कहता है, जिस पर लेफ्टिनेंट हार्ट बताती है कि अब जंप लिंक बंद हो गया है, यानी कि अब वो टाइम मशीन का यूज नहीं कर सकते।
डैन फ्यूचर में मुरी के डेथ को लेकर बहुत दुखी था। जब वो घर आकर अपनी बेटी फॉरेस्ट को देखता है तब उसे पता चलता है कि इसकी गलती के कारण ही वो अपनी माँ और बेटी को छोड़कर चला गया था और फिर मुरी से कभी नहीं मिल पाया था।